हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुधांशु शेखर और आज की क्लास में आप पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित कुछ बातें। वृत्त का सीधा संबंध गणित से है, अतः इसे पढ़ने और समझने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। वृत्त को समझने से पहले हमें ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानना चाहिए, जैसे कि बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण इत्यादि। अब इस क्लास में हम चर्चा करेंगे वृत्त के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में सर्कल भी कहते हैं। अब जब हम वृत्त के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं तो हम जानेंगे कि इस वृत्त का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इससे संबंधित कोई तथ्य, कोई महत्वपूर्ण पहलू कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। वृत्त चूंकि एक टू डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन है, रचना है, और इसका इस्तेमाल हम विज्ञान में बहुत ही ज्यादा करते हैं। वैज्ञानिक वृत्त और वृत्त से संबंधित बहुत सारी अवधारणाओं का इस्तेमाल अपनी वैज्ञानिक खोज में करते हैं। चलिए, अब हम जानेंगे कि इस कक्षा में, इस क्लास में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं वृत्त के ऊपर। वृत्त में हम जानेंगे वृत्त के केंद्र के बारे में, वृत्त की त्रिज्या के बारे में, इसके व्यास के बारे में, इसके क्षेत्रफल और परिधि के बारे में, चाप, जीवा के बारे में, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में। इसे पढ़ने से पूर्व हम जानते हैं कि यह वृत्त है क्या। वृत्त कुछ बिंदुओं का एक समुच्चय है जो कि किसी एक सतह पर बनाया जा सकता है। कहने का मतलब, वृत्त कुछ बिंदुओं का ऐसा समुच्चय है जिसे हम एक सतह पर बनाते हैं जो कि पूर्णतया वक्र होता है, और इस वृत्त के ठीक बीचों बीच एक ऐसी बिंदु होती है जिससे वृत्त की परिधि या बाउंड्री, या यूं कहें कि उसकी परिमिति की दूरी उस बिंदु से समान होती है किसी भी अवस्था में। तो इस तरह से हमारे समक्ष एक छोटा सा पहलू ये भी है कि वृत्त क्या है। वृत्त को हम कुछ यूं समझें, किसी एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। अब इसी अनंत बिंदु को जब हम वक्र भाग में बदलते हैं, मतलब कि इन अनंत बिंदुओं को एक वक्राकार आकृति में इस प्रकार से ढालते हैं कि इसके ठीक बीचों बीच उपस्थित एक बिंदु से प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर हो जाए, तो बनने वाली आकृति वृत्त कहलाती है। अब आइए, वृत्त में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहलू हैं, और वृत्त के बहुत ही महत्वपूर्ण भागों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब वृत्त का सबसे पहला भाग है इसका मूल बिंदु, जिसे हम केंद्र के नाम से भी जानते हैं। वृत्त का केंद्र वो बिंदु है जो वृत्त के ठीक बीचों बीच रहता है, और परिधि के हरेक बिंदु से इसकी दूरी बराबर होती है। अब हम जानेंगे कि वृत्त का नामांकन या नामकरण कैसे किया जाता है। वृत्त को हम नाम कैसे देते हैं। किसी वृत्त को नाम देने के लिए उसके केंद्र को फोकस किया जाता है, और केंद्र के नाम से उस वृत्त का नाम रखा जाता है। मूलतः केंद्र को हम अंग्रेजी अल्फाबेट
के ओ अक्षर से दिखाते हैं। अब वृत्त का सबसे पहला भाग है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या है, तो इसे हम समझेंगे कुछ इस प्रकार से। वृत्त का व्यास वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वह दूरी है जो उन दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होती है। वृत्त का व्यास एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने पर मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात व्यास के बारे में यह है कि वृत्त का व्यास तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वह रेखाखंड जो परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाती है वह गुजरती हो ठीक केंद्र से। यदि परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को हम आपस में इस प्रकार मिलाते हैं कि वह केंद्र से गुजर जाए तो इस रेखाखंड को हम कहते हैं व्यास। अब व्यास के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। किसी भी वृत्त में अनंत व्यास हो सकता है। कहने का मतलब जब कभी भी हम परिधि के किसी भी दो हिस्से को आपस में मिलाते हैं, मतलब परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को आपस में इस प्रकार मिलाते हैं कि वह केंद्र से गुजर जाए, जिसे हम कहते हैं व्यास। अब व्यास के बाद बारी आती है वृत्त की त्रिज्या की। अब ये त्रिज्या क्या है? त्रिज्या को अंग्रेजी में हम रेडियस के नाम से जानते हैं। रेडियस क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा। किसी भी वृत्त में केंद्र से परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होती है इसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। क्षमा करें, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या यहाँ है ओ ए। हमने केंद्र ओ को बिंदु ए से मिलाया, इसके बीच की दूरी जो हमें मिली इस रेखाखंड को हम कहेंगे त्रिज्या। मतलब वृत्त ओ, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में हम केंद्र ओ को जब बिंदु ए से मिलाते हैं जो कि वृत्त की परिधि पर हो उसे हम कहते हैं त्रिज्या। अब मैं बार बार परिधि 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 शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके दिलो दिमाग में भी ये बात है कि ये परिधि है क्या। तो परिधि को समझने से पहले आप ये जानिए कि परिमिति किसे कहते हैं। परिमिति के बारे में आपने पढ़ा है या परिमिति के बारे में आप जानते हैं, जैसा कि त्रिभुज की परिमिति, चतुर्भुज की परिमिति, पंचभुज की परिमिति। तो आप कहते हैं कि सर त्रिभुज या चतुर्भुज, पंचभुज या बहुभुज की परिमिति उसकी भुजाओं को जोड़ने पर मिलता है। लेकिन त्रिभुज या चतुर्भुज या पंचभुज में भुजाएं हैं, इन वृत्त की तो कोई भुजा नहीं है, इसलिए हम इसकी बाउंड्री को, इसकी इस कर्व परिमिति को ही परिधि कहते हैं। तो मूलतः वृत्त की परिमिति उसकी परिधि कही जाती है। परिधि वही रेखा है जो अनंत बिंदुओं से बना हुआ है, बस फर्क इतना है कि हमने इसे वक्र आकृति दे रखी है। अब हम जानेंगे त्रिज्या के बारे में। अब त्रिज्या और व्यास में एक संबंध स्थापित करते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि वृत्त में किसी दो बिंदु
जिनका संबंध परिधि से हो उन्हें आपस में मिलाते हैं तब हमें मिलता है व्यास, और वो रेखाखंड व्यास कहलाता है जो केंद्र से गुजरता हो। अब यहाँ हमने देखा रेखाखंड ए बी केंद्र O से गुजरता है। O एक त्रिज्या है, ठीक उसी प्रकार O भी एक त्रिज्या है, क्योंकि किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं जो आपस में बराबर होती हैं। अब वृत्त में त्रिज्या और व्यास के बीच संबंध क्या है? व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। यूं कहें, व्यास को हम अंग्रेजी के डी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और त्रिज्या को अंग्रेजी के आर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। D is equals to 2R। अब यदि रेडियस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो तो डायमीटर हमारे फॉर्मूला 2 इंटू आर से 4 2 इंटू 4 हो जाता है, जो कि है 8 सेंटीमीटर। अब हम जानेंगे यदि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है तो त्रिज्या व्यास की आधी हो गई। अब यदि हमारे पास व्यास 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या कितनी होगी? 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम जानेंगे वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच कुछ महत्वपूर्ण संबंध, जो कि वृत्त में एक महत्वपूर्ण अध्याय की ओर हमें ले जाता है। वृत्त में त्रिज्या और व्यास के बीच का संबंध केवल d is equals to 2r या r is equals to d/2 ही नहीं है। यह वृत्त को कुछ हिस्सों में भी बांटता है। अब हम जानेंगे कि ये हिस्से क्या हैं, और इस हिस्से को पढ़ने से पहले हम वृत्त की परिधि पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। वृत्त की परिधि को सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, और सर्कमफ्रेंस की परिभाषा या डेफिनेशन के मुताबिक सर्कमफ्रेंस क्या है? तो सर्कमफ्रेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड around the outside of a circle. That means circumference refers to the total distance around the outside of a circle. कहने का मतलब सर्कल में चारों ओर, या यूं कहें कि हर एक ओर ध्यान देने पर हम पाएंगे कि वृत्त में एक बाउंड्री भी है, और इसी बाउंड्री को वृत्त की परिमिति भी कहते हैं। मतलब वृत्त सीधा सीधी या स्पष्ट शब्दों में ये कहा जाए तो किसी भी सरल रेखा को यदि आप वक्र रेखा में इस प्रकार परिवर्तित करते हैं कि वक्र रेखाएं किसी एक बिंदु से हमेशा सदैव समान दूरी पर रहती है, तो हमें वृत्त की जानकारी होती है या वृत्त मिलती है। और इन्हीं वक्र रेखाओं में जो रेखाएं वृत्त से या वृत्त को बनाने में हमारी मदद करती है, इन्हीं रेखाओं से हम पाते हैं वृत्त की परिधि। इसे हम वृत्त की परिमिति भी कहते हैं। वृत्त की परिधि को मूलतया अंग्रेजी अल्फाबेट के C अक्षर से दिखाया जाता है। ये है एक वृत्त, और इस वृत्त की परिधि है ये हिस्सा। अब आप जानेंगे कि वृत्त जब किसी सतह पर बनाया जाता है तब यह उसे 3 हिस्सों में विभाजित कर देता है।
हमारा पहला हिस्सा है वृत्त के अंदर का हिस्सा, इसे आप कहते हैं अंतःभाग। दूसरा हिस्सा है बहिर्भाग। और तीसरा हिस्सा है खुद परिधि पर या खुद परिधि। तो पुनः एक बार इस चीज पर हम ध्यान दें, वृत्त किसी भी सतह को तीन अलग अलग भागों में विभाजित करता है। यह है अंतःभाग, बहिर्भाग और परिधि पर स्थित बिंदु। तो हम आगे जानेंगे कि सरकमफ्रेंस यानी परिधि, वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस और वृत्त का डायमीटर मतलब उसका व्यास, इन तीनों के बीच परस्पर क्या संबंध है, चलिए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। अब इस पर चर्चा करने से पहले हम जान लें कि ग्रीक लेटर पाई के बारे में। ये पाई क्या होता है? पाई मुख्यतः है क्या? बहुत लोग इसे एक परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, बहुत लोग इसे एक अपरिमेय संख्या के नाम से भी जानते हैं। यह एक उलझन भरा सवाल है। अब हम जानेंगे कि पाई है क्या या इसके बारे में महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या हैं। पाई का एक नियत मान होता है जिसे हम कहते हैं 22/7। इस मान को सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने अपने एक ग्रंथ में वर्णित किया था। जब इस 22/7 को हम लेते हैं और 7 से 22 को विभाजित करते हैं, तब हमें एक छोटी राशि मिलती है। ये राशि है 3.141965353 वगैरह 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 वगैरह। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप इसके बहुत ही विशाल रूप को पाएंगे। तो इस तरह से अब हम जानते हैं कि पाई की ये वैल्यू दैट मीन्स 22/7 एक कांस्टेंट या नियतांक के रूप में भी जानी जाती है। तो अब हम इसे आखिर ज्ञात कैसे करते हैं? चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कि हम पाई को किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो इसे जानने से पहले आप कुछ समझें। सी की वैल्यू होती है 2πr। कहने का मतलब सी की वैल्यू को हम 2πr के बराबर या समतुल्य रखते हैं। यहाँ गौर से देखा जाए 2 और r, क्योंकि हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × π × r। 2 और r को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है d × π × c। तो c इज इक्वल्स टू पाई d या 2πr। अब हम जानेंगे वृत्त की परिधि पाई और वृत्त के व्यास के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब वृत्त की परिधि को ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त का व्यास चाहिए और उसे जब हम पाई से गुना करते हैं तो हमें वृत्त की परिधि मिलती है। ठीक उसी प्रकार यदि वृत्त की त्रिज्या दी गई हो, त्रिज्या को 2π मतलब त्रिज्या को दुगुना करके उसे पाई से मल्टीप्लाई करने पर हमें परिधि की वैल्यू मिल जाती है, उसका मान मिल जाता है। तो इस तरह से ये सूत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे कि हमने पाई की वैल्यू किस तरह से आइडेंटिफाई की और ये पाई है क्या। पाई के बारे में एक रोचक तथ्य ये भी है कि पाई हमेशा वृत्त की परिधि और वृत्त के
व्यास के अनुपात में होता है। मतलब हमने अभी अभी जाना है पाई डी इज इक्वल्स टू सी, पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। इस तरह से हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि पाई डी, पाई इंटू वृत्त का व्यास बराबर वृत्त की परिधि, पाई बराबर सी अपॉन डी। तो वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात से हम पाई को ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए, अब हम आगे की ओर बढ़े और वृत्त में कुछ अलग और वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानें। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल वृत्त के अंदर वह स्थान है या वृत्त के अंदर के भाग को हम वृत्त का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग और पाई के गुणनफल के बराबर होता है। अतः वृत्त के क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर भी कहा जाता है या पाई आर स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। हम जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की एक विधि। वृत्त के क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आर की वैल्यू व्यास की आधी होती है, अतः हम यहाँ आर की जगह डी अपॉन टू भी रख सकते हैं। अब ये डी अपॉन टू का स्क्वायर हमें देता है डी स्क्वायर अपॉन 4। तो हमारे लिए एक नया सूत्र है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 जो एरिया ऑफ सर्कल है। मतलब यूं कहा जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है या वृत्त का क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 है। तो इस तरह से आप त्रिज्या की वैल्यू ज्ञात होने पर त्रिज्या के मान को जानकर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या व्यास के मान को जानकर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब जानेंगे, बहुत जगह आपसे एक प्रश्न पूछा जाता होगा कि वृत्त की त्रिज्या को यदि दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल अपने मूल क्षेत्रफल से कितना गुना बढ़ जाएगा या कितना गुना घट जाएगा या क्या हो। या आपसे कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वृत्त की त्रिज्या को जब हम उसकी मूल रूप से 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना कम कर देते हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीजों के बारे में आप इस सूत्र की मदद से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और इस सूत्र की मदद से आप हर तरह के प्रश्नों का हल खोज सकते हैं जिसका संबंध वृत्त के क्षेत्रफल से है। अब हम जानेंगे वृत्त में कुछ ऐसे हिस्सों के बारे में जो अब तक हमने नहीं पढ़ा है। वृत्त में हम जानेंगे आगे वृत्त की जीवा के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में, फिर हम आगे जानेंगे वृत्त में चाप के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे वृत्त में वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में। तो आइए इस पर एक छोटी चर्चा करें। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को समझने से पहले हमें वृत्त में बनने वाले कोणों के बारे में भी समझ लेना चाहिए। वृत्त के कोण मुख्यतया या तो वृत्त के केंद्र पर या वृत्त की परिधि पर बनाए जाते हैं। वृत्त के केंद्र को हम
चाप की मदद से उसकी वृत्त के कोनों को हम चाप की मदद से उसके केंद्र पर बना सकते हैं या चाप की मदद से उन कोनों को हम परिधि पर बना सकते हैं। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण परिमेय भी है जिसे आपको अगले अध्याय में पढ़ना है और मैं आपको इसके बारे में अगली कक्षा में बताऊंगा। अब हम जानेंगे चाप के बारे में कि ये चाप होता क्या है। चाप वृत्त का वह हिस्सा है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर बनता है। मतलब वृत्त में आप किसी दो बिंदु को इस प्रकार लेते हैं कि उनसे केंद्र या परिधि पर कोण बनने की संभावना होती है, जिसे हम वृत्त का चाप कहते हैं। वृत्त का चाप मुख्यतः वृत्त को दो हिस्सों में बांटता है, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। That means a major arc और a minor arc। अब ये लघु चाप और वृत्त और दीर्घ चाप क्या है? लघु चाप वृत्त को एक छोटे हिस्से में विभाजित करता है और दीर्घ चाप वृत्त को एक बड़े हिस्से में विभाजित करता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए जानेंगे। ये हमारा वृत्त है। इस वृत्त में आपने अभी अभी चाप के बारे में जाना। परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं की मदद से तो हम केंद्र पर कोण बना सकते हैं या परिधि पर कोण बना सकते हैं। ये दो बिंदु वृत्त के चाप कहलाते हैं। अब ये चाप दो हिस्सों में बटा हुआ है, इसे हम कहते हैं लघु चाप और इसे हम कहते हैं दीर्घ चाप। आप जरा ध्यान दें, ए और बी, यहां से यहां तक इस चाप की लंबाई को हम कहेंगे लघु चाप और इसके द्वारा छोड़े गए वृत्त के दूसरे हिस्से को हम कहेंगे दीर्घ चाप। अब इसका नाम हम किस तरह से रखते हैं ये भी हम जानेंगे। दीर्घ चाप में प्रायः कोण सरल कोण से ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब दीर्घ चाप में बनने वाले कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है, जबकि वहीं लघु चाप में बनने वाले कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है। यह आप बहुत आसानी से देख और समझ सकते हैं। जैसा कि एक लघु चाप है AB, यदि मैं A को O से मिलाऊं और B को O से मिलाऊं, तब बनने वाला कोण न्यून कोण या समकोण या अधिक कोण हो सकता है, लेकिन इसकी माप कभी भी 180 डिग्री यानी सरल कोण से अधिक नहीं होती। यदि इस कोण की माप हम 30 डिग्री मानकर चलें तो इधर का कोण पुनर्युक्त कोण होगा और ये पुनर्युक्त कोण मान 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री के बराबर होगा, जो कि 330 डिग्री के बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है और जब हमने इस लघु चाप के द्वारा बनाए गए न्यून कोण को 360 डिग्री से घटाया, तब हमें एक पुनर्युक्त कोण मिला और यह पुनर्युक्त कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। और यहाँ बनने वाला कोण दीर्घ चाप का कोण था, तो दीर्घ चाप का कोण हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है और लघु चाप का कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। आइए हम कुछ अलग पहलुओं पर भी नजर डालें। अब जहां चर्चा चाप की हो रही है, वही हम पढ़ेंगे
अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त क्या है? वृत्त पर स्थित ऐसे चाप जो परस्पर बराबर हों और वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को जब हम इस प्रकार मिलाते हैं कि वो केंद्र से होकर गुजरे, तो उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास मूलतया वृत्त को दो हिस्सों में, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। ये दो बराबर बराबर हिस्से हैं वृत्त के दो हिस्से, जिसे हम अर्धवृत्त के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास दो अर्धवृत्त हैं और जब हम दो अर्धवृत्त को आपस में मिलाते हैं तो हमें एक संपूर्ण वृत्त मिलता है। तो अर्धवृत्त के बारे में जानने के लिए हमें वृत्त के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पूर्व हम कुछ जान लें। जिस प्रकार वृत्त की परिधि या परिमिति 2 पाई r थी, ठीक उसी प्रकार अर्धवृत्त की परिमिति कितनी होगी? अर्धवृत्त की परिमिति को ये समझे, ये हमारा अर्धवृत्त है और ये भी हमारा अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त की परिमिति को निकालने के लिए पहले हमें वृत्त की परिमिति को आधा करना पड़ेगा। हमने वृत्त की परिमिति को आधा कर दिया। अब हमें ये भी जानना चाहिए कि वृत्त की परिधि या परिमिति में हम वृत्त के व्यास को नहीं लेते थे, लेकिन अर्धवृत्त की परिमिति में हम वृत्त के व्यास को जरूर शामिल करेंगे। ये है हमारे अर्धवृत्त में वृत्त की अर्ध परिमिति और ये हमारा व्यास। तो सूत्र के हिसाब से हमारे पास बचा 2 पाई r अपॉन 2 प्लस 2r। 2 से 2 की वैल्यू को हम हिडन करेंगे या कट करेंगे, हमारे पास बचेगा पाई r प्लस 2r और r को हम कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा r इंटू पाई प्लस 2। तो वृत्त की अर्धवृत्त की परिमिति हो गई r इंटू पाई प्लस 2। इस प्रकार हमें अर्धवृत्त की परिमिति मिलती है। और अर्धवृत्त की परिमिति के बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना और भी आसान है, हमें बस वृत्त के क्षेत्रफल को आधा करना है। ये अर्धवृत्त की या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। क्योंकि हम जानते हैं r की वैल्यू v/2 होती है। अर्धवृत्त में या अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में यदि इस वैल्यू को लिया जाए तो हमारे पास एक अलग सूत्र बनकर आगे आता है और यह सूत्र है पाई d स्क्वायर अपॉन 4। मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है पाई d स्क्वायर अपॉन 4 या पाई r स्क्वायर अपॉन 2। अब हम कक्षा में आगे की ओर बढ़ते हुए पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक आकृति उभरी हुई दिख रही है जिसे आप वृत्त के नाम से जान रहे हैं। यहाँ एक लघुचाप AC है जो केंद्र पर x डिग्री का कोण बना रहा है और ये इसकी वैल्यू 80 डिग्री की इक्वल है। अब आपने यह बताना है कि AC की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक छोटा सा सूत्र है और एक छोटा सा परिमेय है जो यह कहता है कि in a circle the measure of central angle is always equal to the measure of its intercepted arc।
कहने का मतलब ये है कि किसी सर्कल में केंद्र पर बने कोण की मान उस चाप के मान के बराबर होती है या उस चाप की लंबाई के बराबर होती है जो चाप केंद्र पर वह कोण अंतरित करती है। इस तरह से यहाँ चाप AC का मान 80 डिग्री है और यदि हम y की मान को ज्ञात करने की कोशिश करें तब हमें यहाँ 260 डिग्री की वैल्यू मिलेगी जो कि 360 डिग्री में से 80 डिग्री को घटाने पर हमें मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था या पहले बताया था कि दीर्घ चाप में बनने वाले कोण हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं यानी पूर्ण कोण होते हैं और लघु चाप में बनने वाले कोण हमेशा 180 डिग्री से छोटे होते हैं। अब आप आगे की ओर जानेंगे और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि इसमें एक कोण जिसकी माप दे रखी है 88 डिग्री जो कि लघु चाप द्वारा अंतरित है बनाया जाता है, तो वृत्त में दीर्घ चाप के द्वारा कितना कोण बनाया जाएगा? तो आप सीधा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। 360 डिग्री में से आप 88 डिग्री को घटाएंगे और आपको मिलेगा 272 डिग्री। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यह भी वही सवाल है जो कि बेहद आसान है। इस सवाल को आप हल करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अब है हमारे पास कुछ अलग सूत्र और कुछ अलग परिमेय भी हैं। कुछ बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये बातें हैं किसी भी चाप के द्वारा अंतरित कोण या तो केंद्र पर बनाया जा सकता है या परिधि पर बनाया जा सकता है। अब आगे जानेंगे कि एक चाप द्वारा बनाया गया कोण जो केंद्र और परिधि दोनों जगह अवस्थित है, तो परिधि पर बना कोण हमेशा केंद्र पर बनने कोण का आधा होता है या यूं कहिए केंद्र बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेने चाहिए। वृत्त में जीवा के बारे में, किसी भी वृत्त में जब हम परिधि पर के किसी दो बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो इसे हम जीवा कहते हैं। हम फिर से जानेंगे किसी भी वृत्त में जब हम दो बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो जो रेखाखंड हमें मिलती है उसे हम जीवा कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का व्यास खुद में एक जीवा है क्योंकि यह वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होता है, लेकिन यह केंद्र से होकर गुजरता है, अतः यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब हम जानेंगे, हमने चाप के बारे में पढ़ा है। यदि चाप के दो बिंदुओं को केंद्र से मिलाया जाए तब हमें केंद्र पर एक कोण बनता हुआ दिखेगा और एक दूसरी आकृति भी दिखेगी। ये आकृति है त्रिज्यखंड। इस छायांकित आकृति को हम त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। अब हम त्रिज्यखंड के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और किसी भी एक वृत्त में जब जीवा को बनाया जाता है तब ये जीवा उस वृत्त को दो हिस्सों में बांट देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ए भी एक जीवा है जिसने वृत्त को दो हिस्से में बांट दिया। पहला हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं लघुखंड और दूसरे हिस्से को कहते हैं दीर्घखंड। आइए अब हम आगे जानें और हल करें अध्याय 8.1। क्षमा करें, अध्याय 10.1 जो कि वृत्त का एक अध्याय है।
अब है हमारा पहला सवाल कि किसी वृत्त में कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, या किसी सर्कल में कितने टेंजेंट होने की संभावनाएं हैं। तो टेंजेंट के बारे में हम कुछ जान लें। ये टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट को हम लोग स्पर्श रेखा के नाम से भी जानते हैं। आइए हम वृत्त में टेंजेंट के बारे में पढ़ें। यह वृत्त का अंतर्भाग है, यह वृत्त का बाह्य भाग है। वृत्त के बाह्य भाग में एक बिंदु है P। यदि P से एक रेखा इस प्रकार गुजरती है कि यह वृत्त के एक बिंदु को छूते हुए निकल जाए, तो इसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा है जो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाती है या स्पर्श करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण परिमेय यह भी है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। अब जैसा कि हमारा पहला सवाल था कि किसी वृत्त के पास कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, चूंकि वृत्त अनंत बिंदुओं से बना हुआ एक वक्र आकृति है, अतः परिधि पर अनंत बिंदु पाए जाते हैं और इन अनंत बिंदुओं से अनंत स्पर्श रेखाएं या टेंजेंट लाइंस खींचे जा सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें आप जानेंगे, आप पढ़ेंगे कि इसमें प्रश्न है a tangent to a circle intersects it in dash points। तो अभी आपने देखा कि किसी भी या कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक हिस्से पर कट करती है, उसके स्पर्श बिंदु पर, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। अब आप आगे की ओर पढ़ेंगे। अगला सवाल है a line intersecting a circle in two points is called a dash। कोई भी एक किसी भी एक सर्कल में लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है किसी दो पॉइंट पर, जिसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम क्या कहेंगे, इसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है कि इसे हम सेकेंट कहते हैं, या इसे हम वृत्तखंड के नाम से भी जानते हैं। मतलब यदि वृत्त को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यह वृत्त के किसी दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। कहने का मतलब जब यह रेखा किसी दो बिंदु से होकर गुजरेगी तो क्या होगा? जब कोई रेखा वृत्त में जब कोई रेखा वृत्त से होकर गुजरेगी, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ए पी से होते हुए रेखा एल निकल बाहर की ओर, बिंदु ए और बी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, और जैसा कि हमने इसे मिलाया, मिलाने के बाद हमें मिलता है जीवा, और जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है, जिसे आप कहते हैं वृत्तखंड। तो एक रेखा जब वृत्त को प्रतिच्छेद करती है किसी दो बिंदु पर, तब यह वृत्त को दो अलग अलग खंडों में विभाजित कर देती है, जिसे हम वृत्तखंड के नाम से भी जानते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर और जानेंगे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल कहता है कि a circle can have dash parallel tangents at the most। सर्कल के पास कितने समानांतर वृत्त के पास कितने समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? चलिए इस सवाल के बारे में भी हम जानते हैं, इस सवाल पे भी हम डिस्कस कर लें। वृत्त के पास कितने
समानांतर रेखाएं हो सकती, समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यदि यह वृत्त है और ये एक स्पर्श रेखा है और ये दूसरी स्पर्श रेखा है, PQ एक स्पर्श रेखा है और RS एक दूसरी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को E और F बिंदुओं पर स्पर्श करते हुए निकलती है। यदि ये दोनों समानांतर हैं तो इनके बीच की लंबिक दूरी हमेशा बराबर होगी और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटेंगी। हम जानते हैं कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। अब गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं यदि समानांतर हों तो यह कहा जा सकता है कि तीसरी स्पर्श रेखा इन दोनों के समानांतर नहीं खींची जा सकती। कहने का मतलब कि किसी भी वृत्त में एक जोड़ी स्पर्श रेखाएं आपस में समानांतर हो सकती। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड व्हाट? The common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact. मतलब यह है कि वह उभयनिष्ठ बिंदु जो स्पर्श रेखा और वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को स्पर्श करता है। मतलब स्पर्श रेखाएं जब वृत्त को छूती हुई निकलती है तो उस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे कि चित्र में E और F को दिखाया गया है। E और F क्रमशः उभयनिष्ठ बिंदु है। आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे की ओर अगला सवाल हम जानेंगे। अगले सवाल की ओर हमारा अगला सवाल बेहद पेचीदा है, बेहद आसान भी है। अब हमारे अगले सवाल में हमें ज्ञात करना है PQ के लंबाई। इस प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और OQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं और हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं त्रिज्या के साथ हमेशा श्रेष्ठलंब बनाती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ कोण OPQ की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगी और त्रिभुज OPQ में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर और हमें PQ स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 119 और PQ की वैल्यू हो जाएगी 119 का वर्गमूल, मतलब √190। इस तरह से हमारा आंसर डी ऑप्शन है, जो कि √119 है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन and D option is the right solution of this question. अगले सवाल के बारे में जानेंगे। हमारा अगला सवाल बेहद आसान है, इसे आप खुद सॉल्व भी कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे अध्याय 10.2 की ओर। यह अध्याय आधारित है एक प्रमेय पर जिसके बारे में हमने चर्चा पहले ही की है कि स्पर्श रेखाएं हमेशा वृत्त की त्रिज्या पर
लंब होते हैं या अभिलंब होते हैं या शीर्षलंब होते हैं या ये लंब बनाते हैं वृत्त की त्रिज्या के साथ। मतलब वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को आपस में मिलाया जाए तो हमें 90 डिग्री का कोण मिलता है। इस अध्याय में हमारा पहला सवाल है कि हमें सर्कल का रेडियस याद करना है। इसमें हमें टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की शुरुआती बिंदु Q और केंद्र के बीच की दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। केंद्र है B, Q, 90 डिग्री का कोण। इसमें हमें PQ की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, OQ की वैल्यू 25 सेंटीमीटर और टेंजेंट की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें वृत्त की त्रिज्या को याद करना है। बेहद आसान प्रश्न, इसे आप एक दो बार ध्यान पूर्वक देखें। इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कि कर्ण मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि कर्ण 25 सेंटीमीटर है और हमारा लंब 24 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है कि आधार। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू QB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर और BO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर माइनस QB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BO स्क्वायर। अब इस प्रश्न को आप आगे जब हल करते हैं तब इस प्रश्न में आपको कुछ मान प्राप्त होते हैं जो कि है 625 माइनस 576 जो कि बराबर है 49 के। अब जब हम BO की वैल्यू को निकालते हैं तो हमें मिलता है √49 और ये 49 है, 49 का रूट है 7, तो BO की वैल्यू मिलती है 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप यह हल पाते हैं और देखते हैं किस प्रकार हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया और हमने एक महत्वपूर्ण सूत्र का इस्तेमाल किया जो यह बताता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर अभिलंब होगी। इसकी मदद से हमने ये वैल्यू निकाला। अब हम आगे की ओर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। यह प्रश्न कहता है कि यदि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये स्पर्श रेखाएं केंद्र पर एक कोण बना रही हैं POQ जिसका मान 110 डिग्री है, तो कोण PTQ की वैल्यू क्या होगी? अब इसे बनाना और भी आसान है। क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे? चलिए मैं आपको कुछ मदद करता हूँ। इसे बनाने के लिए हमें कोई मिर्च मसाला नहीं चाहिए। इसे बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे चतुर्भुज के एक छोटे से नियम का।
चतुर्भुज में चारों कोणों की माप का योगफल 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब हमारे पास एक चतुर्भुज TPOQ है जिसमें कोण TPO की वैल्यू 90 डिग्री है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बनने वाले कोण प्लस कोण POQ की वैल्यू 110 डिग्री है। फिर पुनः कोण OQT की वैल्यू 90 डिग्री है। स्पर्श रेखाओं त्रिज्या स्पर्श रेखाएं पर लंब बनाती हैं। इस नियम से एंगल OQT की वैल्यू 90 डिग्री हो गई और एंगल QTP की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, मतलब एंगल PTQ की। अब हम इन चारों एंगल को आपस में जोड़ें तो हमें मिलता है 360 डिग्री, मतलब 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ बराबर 360 डिग्री। 90 प्लस 110 प्लस 90 बराबर होता है 290 डिग्री। और ये 290 डिग्री में को हम 360 डिग्री से घटाने पर पाते हैं एंगल PTQ का मान, जो कि है 70 डिग्री के बराबर। चलिए इस प्रश्न को हम पुनः एक बार समझें। बहुत ही आसान सा प्रश्न। इस प्रश्न में आप देखेंगे और पाएंगे कि TPOQ एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में आपको मान ज्ञात करना है एंगल PTQ का। एंगल PTQ के मान को ज्ञात करने से पहले आपको जानना चाहिए कि त्रिभुज में किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। और हमारा ये चतुर्भुज PTQO, जिसमें हमें चार कोण बराबर बराबर मात्रा में दे रखे हैं, ये चार कोण की वैल्यू एंड एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल Q की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल O की वैल्यू 110 डिग्री। तो एंगल T की वैल्यू कितनी होगी? हम चारों कोण को जोड़ेंगे, 360 डिग्री के बराबर करेंगे और तीन कोणों की मान दे रखी है जिससे हमें चौथा कोण ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि क्या कहता है? कह रहा है कि PA एक टेंजेंट है और PB एक दूसरा टेंजेंट है जो कि पॉइंट P से सर्कल O से सर्कल से सेंटर O वाले सर्कल के बिंदु A और B, स्पर्श बिंदु A और B पर मिलता है। केंद्र O को जब हम बिंदु P से मिलाते हैं तो 80 डिग्री का कोण बनता है। हमें ज्ञात करना है कोण POA की वैल्यू, कोण POA। चलिए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इस प्रश्न में हम जानेंगे कि इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। ये त्रिभुज है त्रिभुज POA और त्रिभुज POB, जिसमें PA PB के बराबर है। जो यह एक प्रमेय है जिसमें हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त की ओर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। पुनः PO बराबर PU क्योंकि यह कॉमन है, उभयनिष्ठ है। OA बराबर OB क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा आपस में बराबर होती हैं, जिससे कि हमें त्रिभुज POA
इस सर्वांगसम त्रिभुज POB के मिलता है। इस तरह से CPCT से हमें एंगल OPA एंगल OPB के बराबर मिलता है और एंगल OPA की वैल्यू 40 डिग्री हो जाती है। तो इस तरह से आप 80 डिग्री का आधा भी कर सकते हैं। आपको 40 डिग्री मान मिल गया। अब आइए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हल करने से पूर्व हमने निकालना था इस प्रश्न में। इस प्रश्न में पिछले प्रश्न में हमने देखा कि हमारा पिछला प्रश्न अधूरा रह गया, इसे हम पूरा कर लें। तो त्रिभुज POA में कोण PAO 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस हम जानते हैं। एंगल POA प्लस एंगल OPA प्लस एंगल PAO 180 डिग्री के बराबर है, जो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के फॉर्मूला या थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने इसे बनाया है। और एंगल POA प्लस एंगल OPA प्लस एंगल PAO बराबर 180 डिग्री होता है, जो कि त्रिभुज के कोणों के योग का एक साधारण सा नियम है। यहाँ पर हम प्रत्येक कोण की अपनी अपनी वैल्यू को पुट डाउन करेंगे। एंगल POA प्लस 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल POA की वैल्यू बनकर आती है 50 डिग्री। चलिए इस प्रश्न को आप समझेंगे, क्योंकि एक निहायत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर था 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए है। अब हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें सिद्ध करने के लिए कुछ कहता है। अगला प्रश्न ये बता रहा है कि हमें प्रूव करना है कि prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। हमें यह साबित करना है कि जब टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं व्यास के दोनों छोरों से होते हुए, तो ये आपस में पैरेलल होते हैं। ऐसा ही एक सवाल हमने कुछ देर पहले भी बनाया था। चलिए इसके हल को ढूंढें। कह रहा है कि ओ केंद्र का एक वृत्त है। अब यहाँ दो टेंजेंट AD और CE दे रखे हैं। बस हमें प्रूव इतना करना है कि AD CE के समानांतर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कोण OAD 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। वही कही सुनी बात। अब हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल OCE वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट हमेशा त्रिज्या पर, स्पर्श रेखाएं हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है या लंब बनाती है। AC जो है वो वृत्त का व्यास है। तो समीकरण 1, 2, 3 से हमें यह मिलता है कि AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसमें एंगल OAD प्लस एंगल OCE 180 डिग्री है। इस प्रकार से OAD और OCE जो है वो को इंटीरियर एंगल्स हैं, और इस तरह से हमें समानांतर रेखा की प्रॉपर्टी से हमें मिलता है AD समानांतर टू DCE, मतलब AD CE के पैरेलल है। इस तरह से यह परिमेय साबित होता है। चलिए अगले सवाल पे गौर करें। अगला सवाल बहुत आसान है। इसमें हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes थ्रू द सेंटर। इस सवाल का आप हल जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे।
अब हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि से स्पर्श रेखाओं पर वृत्त की परिधि स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः कोण OPA जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और इससे पूर्व हम मान लेते हैं कि OP वृत्त की त्रिज्या है और यह स्पर्श रेखा PT पर परपेंडिकुलर है और यह केंद्र से नहीं गुजरती है, जिसे हम समीकरण 1 मानकर चलते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हम इस प्रकार से देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 तभी साबित हो सकता है जब केंद्र दो अलग अलग केंद्र O' और O एक ही बिंदु पर मिलें और एक ही बिंदु पर रहें या एक ही बिंदु पर अवस्थित हो। तो हमने जो सोचा था, हमारी शुरुआती सोच थी कि वो शुरुआती सोच गलत साबित हुई और इस तरह से परपेंडिकुलर O'P at किसी बिंदु at point of contact to the tangent passes through the center। इस तरह से आप प्रत्येक सवाल को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। यह सवाल भी बहुत ही अनूठा और महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न कहता है The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm. Find the radius of the circle। यह हमारा पुराना प्रश्न है कि सर्कल वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के शुरुआती बिंदु के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो आपकी त्रिज्या निकालनी है। बहुत ही आसान, आप इसे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। इसमें हमने वृत्त के केंद्र को O दर्शाया है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या जिस जगह मिल रही है उसे हमने पॉइंट B दर्शाया है और स्पर्श रेखा के प्रारंभिक बिंदु को हमने पॉइंट A दर्शाया है। तो इस तरह से हमें त्रिभुज AOB मिलता है और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें BO मतलब त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर मिलता है। अब हमारा अगला सवाल है टू कंसेंट्रिक सर्कल are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of chord of the larger circle which touch the smaller circle। प्रश्न ये कहता है कि दो समकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 और 3 सेंटीमीटर हैं, आपने इसमें यह दिखाना है कि बड़े वाले वृत्त की जीवा छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। इसमें हम देखते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज OAC में OA 5 सेंटीमीटर है, OC 3 सेंटीमीटर है प्रश्नानुसार और कोण OCA 90 डिग्री है। त्रिभुज AOC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी। AC की वैल्यू मिलने के बाद हमें ठीक उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में भी हमें CB की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से जो जीवा बनेगी उस जीवा की वैल्यू 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर होगी। चलिए इस सवाल को हम समझते हैं। ये प्रथम वृत्त है, फिर द्वितीय वृत्त है
अब इसमें हमें AC की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श करते हुए वृत्त से गुजरती है वह वहां यदि आप त्रिज्या को मिलाएंगे तो आपको 90 डिग्री का कोण मिलेगा। मतलब वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है स्पर्श बिंदु के साथ। 90 डिग्री का कोण है। अब ट्रायंगल AOC में in triangle AOC, OA is equals to 5 centimeter, OC is equals to 3 centimeter, AC is equals to OA square minus OC square is equals to 5 square minus 3 square is equals to 25 minus 9 is equals to 16. AC square is equals to OA square minus OC square और इस तरह से हमें AC स्क्वायर की वैल्यू मिली 16 और AC is equals to root under 16 is equals to 4. AC की वैल्यू 4. ठीक उसी तरह दूसरे त्रिभुज OBC में त्रिभुज OBC में भी OB 5 सेंटीमीटर है, OC 3 सेंटीमीटर है, तो हम CB की वैल्यू निकाल सकते हैं और CB की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमें AB जो इसकी जीवा है इसकी वैल्यू 4 + 4 बराबर 16 सॉरी क्षमा करें 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होगी। मतलब इस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। आइए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ें। अब यह सवाल क्या कहता है? A quadrilateral ABCD is drawn to quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a subcurve. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. एक चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त बना है। हमें प्रूव करना है कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग परस्पर बराबर है। चलिए हम इसे प्रूव करते हैं, समझते हैं। इस प्रश्न को एक बार फिर से समझेंगे। हमारे समक्ष एक चतुर्भुज दे रखा है। यह चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD। इस चतुर्भुज को इस तरह से बनाया गया है कि यह वृत्त को अलग अलग हिस्सों में स्पर्श करता है। इसकी चारों भुजाएं मूल रूप से एक स्पर्श रेखाएं हैं। A B C D। ये स्पर्श रेखाएं क्रमशः S R Q P पर आंतरित हैं। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि BC, CB, AB और AD वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अब इस स्पर्श रेखा को हम आगे की ओर इसके बारे में जानें। इसमें हम देखते क्या है कि CR CQ के बराबर है। Two tangents drawn from an external point to a circle are equal. किसी एक बाह्य बिंदु से जब आप दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वृत्त पर किसी दो बिंदुओं को यह छूती हुई गुजरती है तो इन स्पर्श रेखाओं की दूरियां या इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्रमशः बराबर होती है।
सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू। फिर उसी तरह उसी प्रमेय का इस्तेमाल करके पी ए सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, पी ए या ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, पुनः पी बी इज इक्वल्स टू बी क्यू और डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। चलिए अब हम इसमें इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे। इससे हमें क्या मिलता है यह भी हम देख सकते हैं। किसी बाह्य बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो सी आर बराबर सी क्यू, टी ए पी इज इक्वल टू ए एस, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, या आप इसे बीपी भी लिख सकते हैं, और डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब इसमें यदि हम दो भुजाओं को जोड़ें या समझें, देखिए सी आर इज इक्वल टू सी क्यू और बीपी इज इक्वल टू बी। यदि इन दो भुजाओं को जोड़ें तो ये दो भुजाएं इन दो भुजाओं के योग के बराबर होंगी। ठीक उसी तरह इन दो भुजाओं को लें और इन दो भुजाओं को, जिसमें डी आर बराबर डी एस और ए एस बराबर ए पी है, यदि इसको दैट मीन्स डी आर को जोड़ा जाए सी आर से और डी एस को जोड़ा जाए ए एस से, तो हमारा मान ठीक उतना ही आएगा जितना कि सी क्यू को बी क्यू से जोड़ने पर और बी पी को ए पी से जोड़ने पर। इस तरह से हमारे पास एक मान आता है जो है डी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू डी ए प्लस सी बी, या सी डी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। और ये हमारा साध्य है जो कि साबित हुआ। अब अगले सवाल पर हम ध्यान देंगे। अगला सवाल आपके लिए, आप इसे हल करें, समझें। बस इसमें हमें एंगल ए ओ बी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर रखनी है। इसका हल आपके सामने है। त्रिभुज AOC और त्रिभुज AOP में AO बराबर AO कॉमन, AC बराबर AP, OC बराबर OP। इस तरह से त्रिभुज AOC सर्वांगसम त्रिभुज AOP के फिर से समझेंगे। OA OA कॉमन है, AC और AP एक ही बिंदु से बनने वाली दो स्पर्श रेखाएं हैं, अतः उनकी लंबाई बराबर होगी। OC और OP वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं, अतः हमें त्रिभुज AOC और त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज मिल गए। सर्वांगसम त्रिभुज में हम CPCT से correspondent part of congruent triangle की मदद से हम कोण AOC बराबर कोण AOP के पा सकते हैं, जो कि correspondent angle है of congruent triangles are equal। अब नेक्स्ट सिमिलरली ठीक उसी प्रकार त्रिभुज BOC और त्रिभुज BOQ में हम साबित कर सकते हैं कोण BOC बराबर कोण BOQ। इस तरह से हमें कोण AOC प्लस कोण AOP प्लस कोण BOC प्लस कोण BOQ बराबर 180 डिग्री मिलता है, जो कि एक लीनियर पेयर है।
अब समीकरण 1 और 2 से हमें जो मान मिलते हैं, इस मान को आगे बढ़ाते हुए हम कोण AOB को 90 डिग्री बना सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 को आप देखेंगे। यह प्रश्न कहता है, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point of a circle is supplementary to the angle standard by the line segment joining the point of contact at the center. यह इस प्रश्न का हल है। आप देखिए, इसमें OA, AAB और AC वृत्त जिसका केंद्र O है, इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। हमें प्रूव करना है, हमें साबित करना है कि कोण AOB जोड़ कोण BAC 180 डिग्री है। चलिए हम इसे साबित करते हैं। कोण OAB 90 डिग्री होगा। क्यों होगा ये आप भली भांति जानते हैं। और कोण OCA भी 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्याओं पर हमेशा लंब होती हैं। इससे हमें दो समीकरण मिल गया। इस समीकरण को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरह से हमें दो कोण जो 90-90 डिग्री के बराबर दे रखे हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलेगा और चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़कर 360 डिग्री के बराबर कर देंगे। 360 डिग्री में से 180 डिग्री को घटाने पर हमें कोण BOC और कोण CAB की वैल्यू 180 डिग्री मिल जाएगी। पुनः इस प्रश्न को हम समझेंगे, जानेंगे। इस प्रश्न को समझने के लिए फिर से एक बार ध्यान दें। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे तो दिखने में यह प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से आप समझेंगे बहुत सारे ऐसे संभावनाओं और सूत्रों को जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसमें आप ध्यान से देखें, ए बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं निकल रही हैं। ये स्पर्श रेखाएं हैं क्रमशः बिंदु O, क्रमशः बिंदु B और C मिलती हैं। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब आप जानेंगे कि इस प्रश्न को किस तरह से हल किया गया है। हमें बस इसमें प्रूव करना है कि कोण A और कोण O को जोड़ने पर 180 डिग्री का मान आता है। आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या OB स्पर्श रेखा पर लंब है और वृत्त की त्रिज्या OC स्पर्श रेखा पर लंब है। चूंकि ये दोनों 90-90 डिग्री है, किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण O जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री का दुगुना होता है, मतलब 360 डिग्री होता है। फिर से जानिए, किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज में आप चारों कोणों को जोड़ेंगे तो वह 180 डिग्री का दुगुना होता है। अब हमें कोण A जोड़ कोण O जोड़ कोण B की वैल्यू 90 डिग्री, कोण C की वैल्यू भी 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। कोण A प्लस कोण O इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे ये साबित हो गया कि किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा जिस बिंदु से खींची जाती है, वह स्पर्श रेखाएं क्रमशः वृत्त की परिधि के साथ
90 डिग्री का कोण बनाती है और वृत्त का केंद्र और स्पर्श बिंदु पर बनने वाला केंद्र, स्पर्श बिंदु पर बनने वाला कोण, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण और स्पर्श बिंदु पर बनने वाला दोनों को जोड़ें तो 180 डिग्री का मान निकलकर हमारे सामने आता है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल बेहद आसान है। अब इस सवाल को आप हल करेंगे। इसमें कह रहा है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के अंदर यदि वृत्त को बनाया गया तो वह समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा। प्रूफ आपके सामने है और इसे आपने पीछे भी हल किया है। सॉल्यूशन बेहद आसान। इसमें AP बराबर PB, CQ बराबर BQ, RC बराबर RD और ES बराबर SD होंगे। हम जानते हैं PQ बराबर SR और QR बराबर SP, क्योंकि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में प्रायः समानांतर भुजाएं, दो सम्मुख समानांतर भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। हम इक्वेशन 2, 3, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो इससे हमें नया समीकरण मिलेगा और जिसमें हम पाएंगे कि SP प्लस RQ बराबर PQ प्लस RS। इस प्रश्न को आपने पहले भी हल किया है और इस तरह से हमें रोम्बस के हर एक साइड इक्वल मिलेंगे, मतलब सम चतुर्भुज मिलेगा। अब 12वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12वां सवाल बहुत ही आसान है। 12वां सवाल ये कहता है a triangle ABC is drawn to circumscribing a circle of a radius 4 cm such that the segments BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D, are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the length of AB and AC. इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है जिसमें दे रखा है कि CD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, DE की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या OD, OF और OE है जिसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। हम यहाँ दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से खींचते हैं और हम जानते हैं स्पर्श रेखाओं की लंबाई प्राय बराबर होती है। इस तरह से CD बराबर CE जो कि 6 सेंटीमीटर की इक्वल है और BD बराबर BF जो कि 8 सेंटीमीटर की इक्वल है। ठीक उसी प्रकार AE बराबर AF, हम इसे x सेंटीमीटर मान लेते हैं। आगे बढ़ने पर हम पाते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से कि सेमी पेरिमीटर को जोड़ने पर हमें अर्ध परिमिति मिलती है 14 प्लस x सेंटीमीटर। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल हेरोन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम दोबारा जो इन अब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल में त्रिभुज OAC प्लस त्रिभुज OAB प्लस त्रिभुज OBC के क्षेत्रफल को जोड़ने पर मिलेगा और इसकी वैल्यू हमें मिलती है 2 इंटू 28 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे आगे हल करेंगे। हल करने पर यह एक द्विघात समीकरण में बदल जाएगा जिसमें आपको x की वैल्यू 7 और माइनस 14 मिलेगी। आप इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से भी हल कर सकते हैं या डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक की मदद से भी हल कर सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ माइनस 14 सेंटीमीटर नहीं ले सकते क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है।
इस प्रकार हमें AB की वैल्यू 8 प्लस x इज इक्वल टू 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर मिलती है। तेरहवां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन आपके सामने है, लेकिन आप सॉल्यूशन देखने से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबस्क्राइबिंग अ सर्कल स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इस प्रश्न को आप हल करेंगे। प्रश्न का हल बेहद आसान है, परंतु थोड़ा बहुत आपने भी इसमें दिमाग लगाना है। यह इसका प्रूफ है। जिसमें हम त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOQ को लेते हैं और इसके रेडियस को लेते हैं, इसके कॉमन साइड को लेते हैं और टेंजेंट को लेते हैं। इस प्रकार SSS कॉन्ग्रुएंसी से हमें दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं और इस तरह से कोण 2 बराबर कोण 3 मिलता है। इसी तरह हम आगे की ओर इसे बढ़ाते चलेंगे तो हमें क्रमशः कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 6 बराबर कोण 7 और कोण 1 बराबर कोण 8 मिलेगा। जब हम सारे इक्वेशन को आपस में जोड़ते हैं तो हमें 360 डिग्री का कोण मिलता है और पुनः कोण 3, कोण 4, कोण 7 और कोण 8 का योग 180 डिग्री मिलता है। तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को हल किया और इस प्रश्न को हल करने के बाद आपको जो मान आई वो आपके सिद्ध प्रमेय के बराबर हो गया, मतलब आपने इस प्रमेय को सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार आपने आज पढ़ा सर्कल के बारे में। सर्कल में आपने जाना कि सर्कल क्या है, सर्कल का केंद्र या वृत्त का केंद्र क्या होता है, व्यास क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, जीवा, वृत्तखंड, चाप, लघु चाप, दीर्घ चाप क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अर्धवृत्त क्या है और अध्याय 10 से संबंधित प्रश्नों को हल किया। आगे की जानकारी के लिए या अगली क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, हम इससे जानकारियां ले सकते हैं और अगली क्लास में मैं नए प्रयोगों के साथ, नए स्लाइड्स और नए वीडियो इफेक्ट के साथ मैं आपके साथ सामने हाजिर हूँगा। और अभी आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।